हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू संडे शो। आज हम करेंगे न्यूज़ की बात एंटरटेनमेंट के साथ। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन कीवी प्रेजेंट्स द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज़ की बात एंटरटेनमेंट के साथ। चलो शुरू करते हैं, पहले खबर फिर खबरों की खबर। इस हफ्ते भी जंतर मंतर पेपर लीक स्टूडेंट प्रोटेस्ट ही हाईलाइट में रहा। पार्लियामेंट में पेपर लीक पे चर्चा हुई और एक कानून भी पारित हुआ। लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 को अमेंड किया गया। अगर कोई पेपर लीक में इन्वॉल्व पकड़ा जाता है तो उस पर फाइन बढ़ा दिया गया है, उसका जेल टर्म बढ़ा दिया गया है, और अगर कोई एजेंसी पेपर लीक करवाई पाई जाती है तो उन पे करोड़ों का जुर्माना लगेगा। इसके साथ पेपर लीक की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी ताकि जल्द से जल्द सजा दी जा सके। एंड व्हाइल इट्स अ स्टेप इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन कि भाई चलो इतने टाइम बाद पेपर लीक को एक्नॉलेज तो किया गया, उस पे फाइनली लेजिस्लेशन तो आया, पर मेजर क्रिटिसिज्म अभी भी वहीं का वहीं है। सेम लाइन, पैंट बदलने से दस्तबंद नहीं होते। अभी भी जो कानून बनाए गए हैं वो रिएक्टिव हैं कि पेपर लीक होगा तो हम सजा ज्यादा देंगे, जेल टर्म ज्यादा देंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना देंगे, पेनल्टी लगा देंगे, बैन कर देंगे। पर ये पेपर लीक होने के बाद के मेजर्स हैं। ऐसे क्या मेजर्स हैं कि पेपर लीक हो ही ना, नॉट रिएक्टिव बट प्रोएक्टिव मेजर्स। लेट मी एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। जैसे कोई अधिकारी अगर करप्शन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा, ये रिएक्टिव है। पर अधिकारी करप्शन कर ही ना पाए वो कानून जब बनेंगे तो वो प्रोएक्टिव होता है। जैसे मंत्री अगर क्रिमिनल है तो वॉशिंग मशीन में डालने से साफ हो जाएगा, दैट्स रिएक्टिव। लेकिन क्रिमिनल मंत्री ही क्यों है, दैट्स प्रोएक्टिव। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पर पूरे हफ्ते स्कोर पॉइंट पे इतनी चर्चा, कोर पॉइंट छोड़ो, उस बिल पे ही उतनी चर्चा नहीं हुई। चर्चा इस चीज पे हुई कि गाली क्यों दी गई। नाउ बिफोर आई बिगिन लेट मी बी वेरी क्लियर, गाली देना सही नहीं है। सामने वाले के गाली खाने वाले काम भले ही हो, पर गाली नहीं देनी चाहिए। तो जो लोग मेरे डीएम में लगे हुए हैं, रोधुआ जंतर मंतर पर नारे लगा के सरकार को टारगेट किया गया, और उसके बाद से जिन्होंने नारे लगाए उनको टारगेट किया गया। कई सारे बच्चे जो प्रोटेस्ट में गए थे, नारेबाजी की, गलत नारेबाजी की, गाली दी, उनको टारगेट किया गया, हैरेस किया गया, उनको मारा पीटा गया, उनके वीडियोस हटवाए गए। और हफ्ते भर बच्चों को गाली देने के लिए बड़ों ने भर भर के गाली दी। इट वाज लाइक दिस, प्रोटेस्ट में गाली देते हुए शर्म नहीं आई तुझे? हमारे प्रधान सेवक की मां को गाली देता है तेरी। प्रोटेस्ट करने की भी एक मर्यादा होती है, हमारी संस्कृति बिगाड़ रहा है तू गाली देके मत। बेचारे बच्चे लगे हुए हैं, पुरानी वाली रील डिलीट कर रहे हैं, नई वाली बना रहे हैं, और फिर जब ज्यादा टारगेट किया जाने लगा तो प्रधानमंत्री ने फिर वीडियो बनाई। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। मेरा भी। कैसे गया दिन? पीएमओ में सब ठीक? अच्छा, वो पीएम केयर सफेद कपड़ा। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। इन्होंने क्या अपनी फॉलो लिस्ट देख ली? एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती। गाली तो देखो बेटों ने भी दी थी। यहाँ पे थोड़ा सिलेक्ट। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। जब मेरे पे एफआईआर हो ना, मैं चाह रहा हूँ यही वीडियो चलाना। बच्चा हूँ, गलती हो जाती है। ये कुचू पुचू, अब ये कौन मजे ले रहा है इसकी बहन की? अरे मैं ही हूँ। सॉरी भाई, देख रहे हो जितने मेरे फॉलोअर नहीं हो उतने इस पे कमेंट है। बस दीप के कमेंट का फ्रांड सिर्फ रील पे ही माफ करोगे या केसेस भी वापस लोगे? तू सुधर जा। किसी लड़की ने कमेंट किया, probably the best of all videos uploaded till now. The message is strong. Criticize, but criticize constructively. That's the way forward. प्रफुल्ल भाई यहाँ भी सेव खेल गए। Love you जी, श्री राम, जय श्री राम रुला दिया आपने। लव यू लव यू। कमेंट सेक्शन अगर मोदी जी ने देख लिया तो अगला चुनाव इंस्टाग्राम पोल पे है फिर। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, माफ कर दो, बच्चों से गलती हो गई, और वहां उन्हीं की पार्टी वाले बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। तुमने वीडियो देखी होगी, प्यासी प्यासी मर जाऊंगी। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ठीक है, मतलब यही था। ऐसे मुझे ऐसे तड़पाना। क्या कैप्शन क्या लिखा है इन्होंने? बाबर की विरासत पर ठुमके लगाने वाले जेंजी। बाबर की विरासत पर ठुमके? मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब?
व्हाट इज बाबर की विरासत? हम कोई भी रिलेट नहीं कर पा रहे. मेक इट मोर रिलेटेबल. पॉइंट नंबर 2, डिवाइड एंड रूल इन 2026. तुम उन जेनजी को डिवाइड करना चाहते हो जिनके यूनिटी ने पार्लियामेंट को जेनजी टर्म सिखा दी. लॉजिक इज नॉट लॉजिकिंग. पॉइंट नंबर 3, एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड एकेडमिक्स कैन को एग्जिस्ट एंड आई एम अ लिविंग प्रूफ ऑफ इट. मुझे 10th में 93% मिले थे, मुझे 12th में भी 93% मिले थे. पॉइंट नंबर 5, ब्राउन गर्ल ट्रॉमा. बीइंग अ ब्राउन गर्ल, ट्रॉमा की तैयारी हमें पेरेंट्स ने ही कराई है, तो तुम ट्रॉमा दे नहीं पा रहे हो. ट्राई हार्डर. आई नो मैंने बहुत मस्ती कर ली है एंड दिस इज अ सीरियस इशू, सो आई जस्ट वांट टू से लास्ट थिंग टू दीज गाइस. वास्तव ना हो गया. She cooked, fried, ate and burped. बीजेपी छत्तीसगढ़ वाले कि ऐसी जिंदगी भगवान नहीं करे कि किसी अच्छा, ये तो बड़ी क्यूट सी वीडियो थी, पर एक और वीडियो थी जिसमें एक लड़की भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी. नहीं नहीं नहीं, ये अरे ये तो राष्ट्र के पिता को गाली दे रही है. वो गुल्लू के पिता को गाली वाली लगाओ. बच्ची का नाम है रुचिका सिंह और जब से ये वीडियो इसकी वायरल हुई, पता नहीं इसके बोर्ड्स हुए ना हुए, पर उसके पहले इसका सोशल मीडिया ट्रायल हो गया. इस पे एफआईआर हो गई, इसकी न्यूज बन गई, रिपोर्टर लोग इसके घर पे पहुंच गए, इसके मकान मालिक से बात कर ली, इसके सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू ले लिया. मोदी जी वीडियो नहीं डालते तो अगले दिन उसके गोलगप्पे वाले का इंटरव्यू ले लेते कि भैया सूखी पापड़ी डाल के खाती है या सौंठ लगा के. और ये उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी. अरे साला, फिर कहते हो पब्लिक मारती क्यों है. तुम्हारी गाड़ी की विंडशील्ड पे भी प्रेस लिखा होगा. सोचो कितना ही खराब हालत हो गई कि प्रधानमंत्री को आगे वीडियो बनानी पड़ी. सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे. मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं. एक बच्ची जो शायद एक माइनर है, मीडिया एथिक्स होते हैं कि मैं उसकी फोटो भी बिना उसकी आइडेंटिटी ब्लर किए नहीं लगा सकता. और ट्विटर खोलो, इतने बड़े बड़े हैंडल, इतने बूढ़े बूढ़े लोग खुले में उसको डॉक्स कर रहे थे. मतलब उसका नाम, उसकी आईडी, उसका एड्रेस, उसकी सारी पर्सनल डिटेल पब्लिक में खुला छोड़ दिया कि जाओ टूट पड़ो. एक बच्ची के साथ थोड़ा बायस हटाने की कोशिश करते हैं. तुम्हें ये लड़की याद है? इसका नाम शर्मिष्ठा है. कुछ टाइम पहले इसकी गाली देते हुए वीडियोस वायरल हुई थी, तो ममता बनर्जी सरकार ने इसको इसके घर से उठवा लिया था. तब ममता बनर्जी को खूब क्रिटिसाइज किया था लोगों ने कि एक लड़की ने गाली दी तो मैं उसने में तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया. सिर्फ जो भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर उसको जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है. किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. और सही कॉल आउट किया था क्योंकि ये बिल्कुल गलत था. तो अगर जो शर्मिष्ठा के साथ हुआ वो गलत था, तो जो रुचिका के साथ हुआ वो भी गलत है. गाली देना इमोरल हो सकता है, इलीगल थोड़ी. उस पे एफआईआर कैसे लिख ले रहे हो? और अगर आप उस इंटेंशन से आ रहे हो कि हमारे देश के मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को भी क्रिटिसाइज करने की मर्यादा होनी चाहिए, तो अपने आप को कभी फिर अमेरिका से कंपेयर मत करना, डेवलप्ड इकोनॉमी से कंपेयर मत करना, क्योंकि वो तो अपने पब्लिक इलेक्टेड ऑफिशियल्स को छोड़ते भी नहीं है. यहां तो फिर भी गालियां पड़ी. जब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग परेड हुई थी ना, तो कैसे कैसे नहीं लताड़ा था अमेरिकन ने. जब डेमोक्रेट्स ने ऐसे प्रोटेस्ट किया ना, तो रिपब्लिकन उसको गलत भी नहीं बोल पाए, क्योंकि वो अपनी डेमोक्रेसी में अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन बोलते हैं तो मानते हैं. फिर प्रोटेस्ट करने का तरीका किसी का कैसा भी हो, वो गलत हो सकता है, वो असंवैधानिक नहीं है. उस पे आप एफआईआर, लीगल एक्शन नहीं कर सकते हो. ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस की भी है. केरलम में भी हुए थे पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट, वहां पे तो यूडीएफ कांग्रेस की सरकार है, वहां पे कैसे एफआईआर कर ली इन लोगों ने. यहां आप बोल रहे हो कि नहीं, बच्चों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है गलत है, और आप अपने राज्य में खुद कार्रवाई कर रहे हो. जैसे बीजेपी जो कर रही है, आधा आप ही के पच्चीन पे चल रही है. अगर आप उनको गलत बोल रहे हो तो अपने यहां भी सही करो, लीड विद एन एग्जाम्पल. वरना ये तो गलत है, पर आप भी कुछ ज्यादा सही नहीं हो. एंड इन जनरली अच्छा ट्रेंड बन गया आजकल, नेता के खिलाफ नहीं बोल सकते, वो हमारी संस्कृति हर्ट कर देता है. भैया तुम्हारा नेता और संस्कृति बीच में आई कैसे? ये गठजोड़ बैठ कैसे रहा है? मोदी, राहुल, केजरीवाल, ममता, अखिलेश और पूरे पार्लियामेंट में बैठे एक एक नेता नौकर हैं ये हमारे. एज टैक्स पेयर वी आर द किंग. अब बात पे मत जाना, फिर बोलना गाली क्या, अरे कैसे बोल दिया इसने. छोड़ो, बाकी सब तो बेवकूफ है. पार्टी लाइंस हटा के अपनी प्रधानमंत्री की सुन लो. बच्चे हैं, अगर गाली दे दी तो उनको डांटो, समझाओ. ये मार के, पीट के, एफआईआर करके क्या साबित कर रहे हो? गलती है पर क्राइम नहीं है. एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है. मोरालिटी और लीगैलिटी में अंतर होता है. डिफरेंस समझो. चूज योर इश्यूज वाइजली. हाउ आर यू ब्रदर? नाइस. सीजेपी प्रोटेस्ट में गए थे? जरा इधर आओ. हैं? बहुत मारा. अरे अरे मत रो बेटा, मत रो, मत. कोई बात नहीं, तुम्हें भी डंडे पड़े क्या? अब भैया आ ही गए हैं तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर किसकी बात होने वाली है. कीवी यूपीआई क्रेडिट कार्ड. वो क्या है आप तो समझ ही गए होंगे, पर अब बताता हूँ वो क्यों है ना. बता दे थोड़ा. हाँ,
देखो कुछ गिफ्ट्स ना दिवाली पे सोन पपड़ी की तरह होती है, मतलब आपको दी तो जाती है पर आप उनका कभी यूज नहीं करते। एक और एग्जांपल जैसे एक और कोई एग्जांपल दो। टेडी नहीं, टेडी तो यार तुम तो टेडी का तो यूज होता है, लड़कियों को क्यूट लगता है वो। बुके आप गए किसी को आपने दिया, वो फोटो खिंचाने के लिए यूज होता है पर उसके बाद वो फूल मुरझाते ही हैं। ऐसे ही मुरझाते हैं क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स। आपने कभी भी कोई क्रेडिट कार्ड लिया है या जब लेने जाओ तो हमेशा आपको रिवॉर्ड पॉइंट बोलते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करोगे आपको इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। पर ये रिवॉर्ड पॉइंट्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। पहला तो कोई इनका स्टैंडर्ड मेजर नहीं है। किसी क्रेडिट कार्ड के 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स 15 रुपए होते हैं, किसी के 20 रुपए होते हैं और किसी के 5 होते हैं। तो किस क्रेडिट कार्ड पे ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, किसका कन्वर्जन रेशियो बेस्ट है? तो ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं एंड अल्टीमेटली दे नेवर रिडीम देयर रिवॉर्ड पॉइंट्स। आप बताओ, आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा, आखिरी बार कब आपने अपने रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम किए थे? कितने किए थे, कितने मिले? अरे बाप रे बाप। और ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं, 70-80% लोग कभी अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम ही नहीं करते। टाइम किसके पास है इतना? पर कीवी यूपीआई क्रेडिट कार्ड ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वो आपको रिवॉर्ड पॉइंट देते ही नहीं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, वो आपको देते हैं रियल कैशबैक। हर ट्रांजैक्शन पे आपको मिनिमम 1.5% का रियल कैशबैक मिलता है जो आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। अच्छा अब आप बोलो कि यार ये भी नया नहीं है, मैंने बहुत लोगों को करते देखा है। तो उसमें भी आप देखो, जो वो वाले कार्ड होते हैं वो आपको कोई ना कोई तरीके से आपसे वो पैसा वसूल भी लेते हैं। या तो उनकी कोई एनुअल फी होगी, या तो उनका कोई ज्वाइनिंग फी होगी, या तो उनकी कोई सर्विस फी होगी। यहां पे कुछ नहीं है। कीवी यूपीआई क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है जो आपको 1.5% रियल कैशबैक देता है जो अपने अकाउंट में आप विड्रॉ कर सकते हो। सही बोला ना? ये सही है, खुश एकदम ऐसे ही बैठा था उसको। नेक्स्ट न्यूज अबाउट द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। बहुत फेमसली उन्होंने कहा था द हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द मीडिया। उस टाइम पे बहुत मीडिया में क्रिटिसाइज होते थे, मनमोहन सिंह कहा जाता था। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने 2015 का वो ऑर्डर सेट असाइड कर दिया जिसमें मनमोहन सिंह को कोलगेट केस में समन किया गया था, बुलाया गया था। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हुए मनमोहन सिंह को क्लीन चिट भी दे दी। नाउ कॉन्टेक्स्ट, मनमोहन सिंह यूपीए 1-2 में प्रधानमंत्री थे और उस टाइम पे एक कोयला आवंटन घोटाला बहुत चला था। मतलब बोला गया था कि पहले 90s से लेके 2010 और वो 10-15 साल में रिश्वत लेके कोल ब्लॉक्स दिए गए हैं, कॉम्पिटिटिव बिडिंग से नहीं दिए गए। अब मनमोहन सिंह को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि एक टाइम पे इन्होंने कोल मिनिस्ट्री का भी पोर्टफोलियो संभाला था। तो बोला गया था कि भैया आप कोल मिनिस्टर हो, ऐसे नहीं हो सकता कि आपके बिना ओडिशा का ये वाला कोल ब्लॉक बिना रिश्वत के दिया गया हो। तो इसलिए 2015 में उनको सीबीआई ने समन किया। तो उस टाइम पे बहुत बड़ी बात हो गई थी कि प्रधानमंत्री को एक स्कैम में बुलाया गया है। उस टाइम पे इसको कोलगेट स्कैम बोला गया था, वो मंजन वाला नहीं, कोयला वाला। वैसे जैसा इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा, कोयला भी मंजन में डाल ही दिया होगा इन्होंने। डाला ना? चारकोल किस खाते हैं? चारकोल। Dear Colgate, if you can sponsor the next video, I mean, please, no, okay. कोई तरीका है भीख मांगने का? शशि थरूर ट्वीट करते हैं, irony just died again. The cleanest man in Indian politics did not need an SC certificate for his integrity. Instead, it is those who sought to implicate him in these charges who ought to be thoroughly ashamed of themselves. तो ये बात तो देखो मनमोहन सिंह के बारे में मानना पड़ेगा। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे समझ में आ रहा है कि कुछ बोले कि फिर वो लोग कंपेयर कर लेंगे ना कि मोदी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन मनमोहन सिंह के बारे में एक चीज तो है, आपसे में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मनमोहन सिंह का टेन्योर नहीं देखा होगा। मनमोहन सिंह को ना उस टाइम पे बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था, बोलते थे सोनिया गांधी का पपेट है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। नमस्ते। ठीक है, हाथ नीचे कीजिए, मुंडी सीधी कीजिए। कम बोलते थे, यू नो ही वॉज वेरी एलिगेंट, तो उसको मौन मोहन बोलते थे। पर वो अपना काम अच्छी तरीके से करते थे, अपने पोस्ट की बहुत डिग्निटी रखते थे, कंट्रोवर्सी में नहीं आते थे। लेकिन फिर भी लताड़ के क्रिटिसिज्म होता था, हर कोई सवाल पूछता था, कोई भी कुछ भी बोल देता था। स्किट्स होती थी शेखर सुमन के शो में, लोग आके मनमोहन बन रहे हैं। नेशनल टीवी छोड़ो, स्कूल्स में तक हम लोग मनमोहन बन के मजाक बनाया करते थे। एंड देन ही सेड हिस्ट्री वुड बी काइंडर टू मी देन द मीडिया। देख रहे होंगे ऊपर से, हंस रहे होंगे। 2014 के पहले मीडिया बोलती थी मोहन सिंह उसके बाद मीडिया ही मौन हो गई। मस्त जोक मारा रे। इस जोक पे वो भी ऊपर से हंस रहे होंगे। चलो स्पोर्ट्स की बात करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप खत्म हो गया है और अब हम बात करेंगे बाकी स्पोर्ट्स की, विच इज बेसिकली क्रिकेट। इस हफ्ते अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। रहाणे ने इस हफ्ते वीडियो पोस्ट की, लिखा कैप नंबर 278 signing off and announced his retirement from international cricket. इंडियन क्रिकेट टीम के बाकी प्लेयर्स इंक्लूडिंग विराट कोहली ने भी उनको फेयरवेल विश किया। अगर मैं पूछूं ना कि हाउ मेनी अजिंक्य रहाणे हिटर्स, तो बगल में लगाना पड़ेगा 404 हिटर्स नॉट फाउंड।
दैट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनकी बहुत पॉपुलैरिटी होती है, उनके बहुत फॉलोअर्स, बहुत फैंस होते हैं, बट बहुत हेटर्स भी होते हैं, जैसे विराट कोहली, एमएस धोनी। बट कुछ ऐसे होते हैं जिनके फॉलोअर इतने नहीं होते, जो उतने लाइमलाइट में नहीं होते, उनके फैंस कम होते हैं पर उनके हेटर बिल्कुल नहीं होते, जैसे कि अजिंक्य रहाणे, जैसे कि भुवनेश्वर कुमार, जैसे कि सुरेश रैना, चेतेश्वर पुजारा इज वन, जहीर खान, हु एल्स कैन आई से, पृथ्वी शॉ। बाहर निकलो तुम यहां से भैया नहीं। अजिंक्य रहाणे वाज वन ऑफ द स्वीटेस्ट क्रिकेटर्स। वो ऐसा लगता था कि वो स्लेजिंग भी प्लीज बोल के करता होगा। अजिंक्य रहाणे के भी 3-4 फेजेस थे शुरू में। वेरी क्लासिक सॉर्ट ऑफ अ बैट्समैन, ओडीआई बहुत अच्छा खेला, इंडिया की टेस्ट टीम के बहुत लंबे टाइम तक एक कोर मेंबर बने, वाइस कैप्टन रहे, एंड लेटेस्ट स्टेज ऑफ हिज करियर आई थिंक चेन्नई सुपर किंग्स से जब खेला तो एक इवॉल्व्ड वर्जन ऑफ अजिंक्य रहाणे एज अ T20 प्लेयर भी देखने को मिला। क्रिकेट आकाश लिखते हैं, कांग्रेचुलेशंस ऑन अ फैंटास्टिक करियर दैट गोज बियॉन्ड नंबर्स अलोन, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इवन अ मोर फैबुलस सेकंड इनिंग्स। Jinx, congratulations on a great career, buddy. You have done wonders for Indian cricket team and you can be very proud of your journey. The safest pair of hands in the slip and my favorite test batting partner. एक टाइम था जब आई थिंक विराट कोहली वाज अ कैप्टन, अजिंक्य रहाणे वाज अ वाइस कैप्टन। वो पीक इंडियन क्रिकेट टेस्ट टीम थी। जब टेस्ट मैच जीत ली थी वो हारते ही नहीं थे भाई। वो आई थिंक उसमें ईशान शर्मा भी था, मोहम्मद सिराज भी था, और कौन था? पृथ्वी शॉ तो नहीं था। Okay, in the next segment we'll discuss कैसे अलग अलग राज्यों से चोरी पकड़ी गई, स्कैम हुआ। By the way, do you know what's the difference between a चोरी and a scam? देखो, स्कैम होता है जब बड़े लेवल पे कोई काम हो और गलत हिसाब दिया जाता है, जैसे कि बिल तो बनाया लेकिन 200 का सामान 2000 का लिख दिया, इन्फ्लेटेड बिल्स। फिर एक तरीका होता है रॉन्ग ट्रांसफर, कि पैसे जाने थे सविता के खाते में लेकिन सविता का पति भाई भी कविता बन के वो पैसे खाते में ले लेता है। Another technique is multiple transfers। ऐसे ही गलत हिसाब दिया जाता है, ये होता है स्कैम। और चोरी होती है जब हिसाब दिया ही नहीं जाता, जैसे अयोध्या का चंदा या वोल्डेमॉर्ट फंड। अब देखो, या तो मानो कि उसका नाम नहीं ले सकते या मानो उसके फंड में चोरी हुई, तुम्हारी मर्जी। पहला स्कैम पकड़ा गया है राजस्थान में। हाल ही में दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें बताया गया कि राजस्थान सरकार के वन विभाग ने बताया कि उन्होंने अपने राज्य में लगभग 11.5 करोड़ पेड़ लगाए और उनकी जियो टैगिंग की। लेकिन ग्राउंड रियलिटी 11.5 बोला था, सिर्फ 1 डेसिमल यहां खिसका दो, सिर्फ 1.5 करोड़ ही वेरीफाई हो पाए। अब सरकार के बजट से खर्चा 11.5 करोड़ पेड़ के हिसाब से लिया गया होगा। अच्छा, जो 1.69 करोड़ पाए गए उनमें से भी सिर्फ 1 करोड़ 36 लाख पेड़ ही जिंदा मिले, बाकी 32 लाख पेड़ मर चुके थे क्योंकि उनका मेंटेनेंस ही नहीं किया था। लेकिन मेंटेनेंस का पैसा पूरा लिया गया। हाँ, पेड़ लगाने का पैसा अलग, और बाद में 127 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के नाम पे निकाल दिए। 127 करोड़ मेंटेनेंस। क्या उसमें बिस्लरी का पानी डाल रहे थे कि राजघराने के संडास से खाद लेके आ रहे थे? और ये बाबू लोगों का स्कैम सिर्फ पेड़ों के साथ नहीं, पीड़ितों के साथ भी होता है। वाह 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 वाह, क्या लाइन है। थैंक यू। साला नौटंकी। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, चंदा चोरी, पेपर चोरी, वांगचुक चोरी के बाद अब रिलीफ फंड चोरी। खबर है वेस्ट बंगाल से। कुछ साल पहले साइक्लोन अम्फान आया था, आपको याद हो तो। अब जब भी कोई साइक्लोन आता है तो कुछ रिलीफ फंड दिया जाता है, रिहैबिलिटेशन के लिए, मेडिकल केयर के लिए, और ये पैसा बाबुओं के थ्रू लोगों को जाना होता है कि आपका घर उजड़ा, आपका धंधे में नुकसान हुआ, आपके खाने को नहीं है, तो पैसा ये रहा। अच्छा, आजकल बहुत लोग उंगली उठाते हैं, बताना जरूरी है, इस टाइम पे टीएमसी की सरकार थी। अब होता क्या है कि जब भी कोई रिलीफ फंड घोषित होता है कि भाई हम पीड़ितों के लिए हमारी सरकार 100 करोड़ का रिलीफ फंड देगी, तो उसका भी तरीका होता है कि आपका ये घर टूट गया है, उसकी फोटो खींचो, अपलोड करो। और ऐसे सब लोग करते हैं, जो जिसका वेरीफाई हो जाता है उसके खाते में पैसे आ जाते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नाम याद रखना। यही सरकारी फाइलों का, डेटाबेसेस का, रिपोर्ट का एनालिसिस करके हमें बताती है कहां स्कैम हुआ। जब CAG ने वेस्ट बंगाल के साइक्लोन अम्फान का ऑडिट किया तो उन्हें पता चला कि भैया वहां अलग ही झपला है। जब CAG ने 31,000 से ज्यादा फोटोज को एनालाइज किया तो उनमें पाया गया कि 3,000 में एक ही फोटो अलग अलग बेनिफिशियरीज के नाम पे अपलोडेड है। अब या तो यहाँ पे फेक एंट्री करके पैसा दबाया गया है, या फिर 3,000 लोग एक घर में रह रहे होंगे, तो उसको घर क्यों कहते हो? उसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? इसके बाद महाराष्ट्र का भी बताऊंगा, पर मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा खराब है। डिजास्टर रिलीफ फंड में घपला कर दिया। मतलब वो लोग जिनके घर उजड़ गए थे, जिन्होंने लोग खो दिए थे, घर बार खेती बाड़ी खो दी थी, उनको कुछ पैसा मिलना था सर्वाइवल के लिए, उनका पैसा मार दिया इन हराम। फ्रेंड्स, गाली नहीं दे सकते फ्रेंड्स। CAG ने अगला ऑडिट किया महाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना का। महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए उसके पहले सरकार ने वहां पे लाडकी बहन योजना का शुभारंभ किया था, जिसमें 18 साल से ऊपर की कुछ महिलाओं को वहां पे महीने के 1,500 रुपए मिलने थे। रिपोर्ट के मुताबिक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने स्कीम पर 33,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए, जबकि अप्रूव्ड बजट 30,000 करोड़ का भी नहीं था। और ये जो एक्स्ट्रा 3,000 करोड़ खर्च हुए ना, इसका हिसाब ही नहीं दिया। 3,000 करोड़। एक तो कई बार बोलता हूं, फिर भी आयरनी नहीं मरती उसकी,
कि 1000 के आगे सीधा करोड़ लगता है इनका, नॉट प्लस, इनटू। कितने जीरो होते बताना? बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शकों। एंड गोज विदाउट सेइंग, इसमें भी कई सारे ऐसे थे जो रॉन्गफुल एंट्रीज थी। कई सारे ऐसे लोगों को पैसा दे दिया जो वो डिजर्व ही नहीं करते थे, एप्लीकेबल नहीं थे, बट ठीक है, उस टाइम पे चुनाव होना था जल्दी, तो फिर उनको लेना था फीडबैक। बट दैट इज हाउ इट वर्क्स दोस्तों। और अगर आप तीनों देखो, एक महाराष्ट्र की, एक राजस्थान की है, एक वेस्ट बंगाल की है, एक साइक्लोन रिलीफ फंड है, एक प्लांटेशन है, और एक डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, जिसको रेवडी भी कह देते हैं, बट सोशल स्कीम है। हम टैक्स का पैसा क्यों देते हैं? हम इसीलिए तो देते हैं ना कि भैया हमने 100 रुपए कमाए, आपने 30 रुपए उसमें टैक्स में दे दिए कि हमारे आसपास में रोड बनेंगी, पेड़ पौधे लगेंगे, हरियाली होगी, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हमारे सिटीजन है उनको थोड़ा पैसा देके उनको एम्पावर किया जाएगा, या कभी हमारे यहाँ कुछ ऐसा हो गया, नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो रिलीफ फंड मिलेगा। इन्हीं चीजों के लिए तो पॉलिसी बनती है, बजट एलोकेट होते हैं, और इन सब में घपला होता है। और इसी सिस्टमैटिक करप्शन की वजह से काम हो भी जाता है, उसके बिल भी जनरेट हो जाते हैं, पर काम होता भी नहीं है, पैसा पूरा वेस्ट हो जाता है। जैसे आपके क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि उनको रिडीम कहां करना है। इसीलिए कीवी यूपीआई क्रेडिट कार्ड यूज करने पे आपको मिलता है रियल कैशबैक, जो आप कभी भी अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। एंड दैट इंटीग्रेशन वो स्मूथ। अच्छा, आजकल एक रियल लाइफ नायक बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। नाम है महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे। जब हम लोगों ने अपनी एफएससीआई पे वीडियो बनाई थी, तब लोगों ने तुकाराम मुंडे जी का कमेंट सेक्शन में बहुत नाम लिया था कि ये महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मुंबई में पोस्टेड है, और अगर आपको नहीं पता है तो एफएससीआई का काम होता है सिर्फ ट्रेडमार्क लाइसेंसेस देना, लेकिन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड को इंश्योर करना, छापे मारना, वहां पे सख्ती कानून लाना, वो काम होता है स्टेट डिपार्टमेंट का। और महाराष्ट्र एफडीए अंडर तुकाराम मुंडे बहुत अच्छा काम कर रही है। जगह जगह महाराष्ट्र में जहां पे हालत इतनी खराब थी फूड सेफ्टी की, लेकिन जब से मुंडे आए हैं उन्होंने मुंडी हिला दी है लोगों की। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, फूड आउटलेट्स हैं, वहां पे एफडीए के लोग छापा मार रहे हैं। अगर लाइसेंसेस नहीं है तो उस दुकान को बंद किया जा रहा है, उसको सील किया जा रहा है। अगर वहां पे कुछ हाइजीन इशू है तो वहां पे फाइन इंपोज किए जा रहे हैं। और ये छोटी छोटी दुकानों के साथ नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी दुकान पे कर दिया, बड़े लेगेसी चेन्स बच जाते हैं। लेकिन मुंबई में रिसेंटली आइकॉनिक प्लेसेस लाइक के रुस्तम एंड को, पारसी डेयरी फार्म, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की कैंटीन एंड इवन हाई एंड रेस्टोरेंट लाइक फ्लिंट एंड वारसा पे छापा मारा है और कार्रवाई हुई है। और फूड सेफ्टी को लेके जो काम हो रहा है वहां पे, पूरे इंडिया के अधिकारियों को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ पे फेक पनीर बन के रेस्टोरेंट में बिक के खा भी दिया जाता है। वहां फेक पनीर बनना छोड़ो, फेक दूध आदमी सामने से बहा दे रहा है कि चला जा बेटा चला जा, वरना तुकाराम आ जाएगा। एंड इंटरेस्टिंग ट्रिविया, जब ये सब हो रहा था तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि तुम सिर्फ प्राइवेट रेस्टोरेंट को क्यों टारगेट कर रहे हो? भाई पब्लिक कैंटीन्स हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट हैं, उनको भी टारगेट करो। तुम सरकारी कैंटीन्स को कब चेक करोगे? तो अगले ही दिन एफडीए ने बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीनों पे ही छापा मार दिया। हाई कोर्ट में 3 कैंटीन चल रही थी, 2 बिना एफएससीआई के लाइसेंस की थी तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, और तीसरे को इंप्रूवमेंट का नोटिस दिया। इट डजंट एंड हियर। फिर मंत्रालय की कैंटीन पे भी छापा पड़ा, तो मंत्रालय की कैंटीन की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट के पास आई। कोर्ट ने देखा और बोला कि नहीं, ये मंत्रालय की कैंटीन हो नहीं सकती। हम गए हैं यहाँ पे, ये इतनी साफ कैसे है? कल मिसल पाव खा रहा था मैं यहाँ पे। कोर्ट सेड, एंड आई कोट, शू स्टैंड इज क्लीनर देन द मंत्रालय कैंटीन। वेल, पॉइंट फॉर सेल्फ अवेयरनेस, पर जज साहब की उधारी है क्या कैंटीन में? नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज। अगली खबर है बैंकिंग सेक्टर को लेके। आपको पता है बैंक्स आप से पैसा कैसे कमाते हैं? 2 तरीके होते हैं। एक तो वो आपका जो पैसा है जो आपने सेविंग्स अकाउंट में रख रखा है, वो उसको कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं, आपको 7% देंगे, आप खुद 10% से ऊपर बना लेंगे। पर ये डायरेक्ट तरीका होता है। एक होता है खून चूसने वाला तरीका। तो जैसे आपका बैंक अकाउंट है, उसमें डेबिट कार्ड इशू करेंगे, फिर साल में उसकी डेबिट कार्ड मैनुअल मेंटेनेंस फी लेंगे। एंड द फनी पार्ट इज, जिसके पास पैसे नहीं है उससे और पैसे लेते हैं। एक होता है इनका मिनिमम बैलेंस पेनल्टी, 1000 रुपए चाहिए मिनिमम। अगर 1000 रुपए आपने अपने ही खाते में नहीं रखे तो इनको 100 रुपए दो। एक लौता एक्सेप्शन होता है इसमें जनधन अकाउंट। अगर आपने जनधन अकाउंट खुलवाया है तो उसमें मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं होता। बट द क्लासिक वे इज डेबिट कार्ड एनुअल मेंटेनेंस फी, एंड उसके थ्रू अब बैंक्स ने खून चूसना बढ़ा दिया है। इसी हफ्ते सरकार ने पार्लियामेंट में बैंकिंग का डेटा शेयर किया, और द हिंदू ने उसको आरबीआई की रिपोर्ट के साथ एनालाइज किया, और पता चला कि ईयर ऑन ईयर बैंक्स ने अपना जो डेबिट कार्ड एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो बढ़ा दिया है। पीएसबीज यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी कि जो सरकारी बैंक्स हैं, 2021-22 में उन्होंने डेबिट कार्ड चार्जेस से लगभग 4000 करोड़ रुपए कमाए थे। और ये हमारी जेब से आते हैं 50-60 रुपए, हमें पता भी नहीं चलता, साल में एक बार ऐसे चार्ज कर लेते हैं ये। लेकिन 2025-26 यानी कि इस साल वो नंबर बढ़कर लगभग 7563 करोड़ हो गया, विच इज अ 93% जंप। डेबिट कार्ड एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पहले 61 रुपए हुआ करता था, और अब बढ़ाकर उसको ऑलमोस्ट डबल 115 रुपए सालाना कर दिया गया है। दूसरा आता है मिनिमम बैलेंस पेनल्टी, जो पहले 31 रुपए थी, अब बढ़कर उसको 38 रुपए कर दिया है, वो भी 20% से बढ़ा दी गई है। और सोचो सिर्फ मिनिमम बैलेंस से कितना कमाते हैं बैंक्स?
1000 करोड़ रुपए। ओ गाली नहीं दे सकते, मतलब तुम लोग हमारी जान ले लो और हम गाली भी ना दें। वो अकबर इलाहाबादी की नज्म है ना कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, वैसे ही हिसाब है इनका। सेल पॉइंट यही रहता है कि हमारे यहाँ सेविंग्स अकाउंट फ्री है खुलवाना, लेकिन आपको कभी नहीं बताएंगे कि डेबिट कार्ड, एनुअल मेंटेनेंस, मिनिमम बैलेंस फी होती है। फाइनेंस सेक्टर में छोटे मोटे चार्जेस के डिटेल्स कस्टमर से छुपाए जाते हैं, पर कीवी यूपीआई क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता। कीवी में कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है, ओपनिंग फी, एनुअल मेंटेनेंस फी कुछ नहीं है। बस अपने क्रेडिट कार्ड से आप पे करो और मिनिमम 1.5% का कैशबैक मिलता ही है। इन अदर न्यूज, बारिश का मौसम अपने पीक पे है और देश के कई सारे ऐसे राज्य हैं जो बाढ़ से जूझ रहे हैं। गुजरात, उड़ीसा एंड असम। गुजरात में 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं, लेकिन वहां पे इवैक्यूएशन और डिजास्टर मैनेजमेंट ठीक चल रहा है। खबर आती है उड़ीसा से, जहां पे जुलाई महीने में अमूमन से 2 गुना ज्यादा बारिश हुई। उड़ीसा के 20 जिलों के 1500 गांव बाढ़ से पीड़ित हैं। लगभग 7 लाख लोग पीड़ित हैं, 2 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है और 3 लोगों की ऑफिशियली मौत भी हो गई है। पर सबसे ज्यादा अगर कहीं से बाढ़ की खबरें आ रही हैं वो है असम से। असम में बाढ़ की प्रॉब्लम हर दूसरे साल आती है। नदी के कटाव से गांव के गांव बह जाते हैं और अगर इसको ठीक करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भाई बिल्कुल वॉल फ्रंट पे बनाना पड़ेगा। 80 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं असम में बाढ़ से। जिन लोगों की मौत हुई है सरकार ने उन लोगों को 9 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। जो असम के अधिकारी हैं वो अपनी 1 दिन की और असम के जो मंत्री हैं वो अपनी 1 महीने की सैलरी फ्लड रिलीफ में डोनेट करेंगे। और भी कई सारे सेलिब्रिटीज हैं, कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, मंदिर हैं, इनफैक्ट कई सारे एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाउंडेशंस हैं जो फ्लड रिलीफ के लिए डोनेशंस कलेक्ट कर रहे हैं और लोगों को मदद कर रहे हैं। मैंने उन सबकी एक लिस्ट बनाई हुई है विद वेरीफाइड लिंक्स। आप ये QR कोड स्कैन कीजिए और जिस ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ को आपको लगता है और जो आपसे बन पड़ता है प्लीज जाके डोनेट कीजिए। चलो उड़ीसा से ही सटे झारखंड की बात कर लेते हैं, जहां पर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके पेपर में हुई धांधली को लेकर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे यूपीएससी होता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस, ऐसे हर स्टेट का अपना होता है। बिहार पब्लिक सर्विस, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसा कई सारे ऐसे केसेस हैं जहां बच्चे के मार्क्स ही 100 बन रहे हैं, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए 140 से ज्यादा चाहिए थे तो उसके 148 आ गए, उसको सीट मिल गई, किसी डिजर्विंग कैंडिडेट की रह गई। और ऐसे बहुत सारे बच्चों का हुआ है, बहुत खुले में करप्शन हुआ है। यहां पे जिसके जितने हो नहीं रहे उतने उसको मिल रहे हैं। एक के 300 में से 299 मार्क्स आए, उसको सीट नहीं मिली। मतलब मैथ इज नॉट मैथिंग। 299 नंबर आए 300 में, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी ने अपनी पहुंच लगा के, अपनी पैड लगा के नौकरी ले ली और जो सही डिजर्विंग कैंडिडेट थे उनको नौकरी नहीं मिली। इसी को लेकर झारखंड में बच्चों ने बड़े लेवल पे इस हफ्ते प्रोटेस्ट किया। तो वो अभी भी वहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक मार्च भी निकाल रहे हैं। चलो बीजेपी से रेजिग्नेशन मांग रहे थे, नहीं दिया, निकलवा लिया, लेकिन फिर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर इतने लेवल पे धांधली होती है और अगर आप कहोगे नहीं वो तो सीएम भी है, तो ठीक है अपना मंत्रालय हटाओ, कोई दूसरा मंत्रालय पकड़ो, बट ऑन मोरल ग्राउंड्स इस्तीफा तो दो। अगली दुखद खबर है कश्मीर से। कुलगाम में एक ईंट के भट्टे पे काम कर रहे 2 माइग्रेंट वर्कर्स पर कुछ आतंकवादियों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग कर दी। दोनों दिवंगत हो चुके हैं। उनमें से एक के परिवार वालों ने बताया कि उनको भी ऐसी पहलगाम की तरह टारगेट किया गया। पहले उनका धर्म पूछा, जब उन्होंने बताया कि वो हिंदू हैं तो उनको गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि इस बात को ऑफिशियल्स ने अभी कंफर्म नहीं किया है। अच्छा, इकलौता नहीं है। 10 दिन पहले ही अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी कर रहे एक पुलिस पर्सनल की भी गोली मारकर ऐसे ही आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। हादसे के बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने 10 लाख रुपए के मुआवजे की बात कही है। इंटरनेशनल न्यूज की बात करें तो एक जगह से जो वीडियो निकली पूरे दुनिया भर में वायरल हो गई। हम बात कर रहे हैं स्पेन के स्वेटा की, जहां से वीडियोस आ रही हैं, जहां देखा जाता है हजारों ऑफिशियल नंबर बता रहे लगभग 50,000 मोरक्कन इलीगल इमिग्रेंट स्पेन में एंटर कर गए। ऐसी वीडियोस आई, मतलब ऐसे शिप भर के समुद्री तट पे है तो ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई लोग शिप से आ रहे हैं, तैर के आ रहे हैं और हजारों आदमियों की भीड़ सीधी स्पेन में इलीगली एंटर कर रही है। अब यहाँ पे ना थोड़ा नुआंस है। अगर आपको पता है तो मोरक्को पड़ता है अफ्रीका में और स्पेन पड़ता है यूरोप में, तो यहाँ पे ना थोड़ा सेंस नहीं बनता कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन लोग तैर करके समुद्र से पूरा कॉन्टिनेंट पार करके दूसरे देश चले आ रहे हैं। तो मोरक्को दरअसल एक टाइम पे स्पेन की कॉलोनी था, तो वहां पे एक जगह है स्वेटा करके, जो है टेक्निकली मोरक्कन साइड में ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, पर स्पेन उसको क्लेम करता है। उन्होंने रिसेंटली बोला था जो बॉर्डर इमिग्रेशन डिनाई करेंगे वो लैंड पे करेंगे पर वो सी पे अप्लाई नहीं होता। तो बहुत सारे लोग वहीं के वहीं बेसिकली अपनी ही कंट्री की एक जगह में जो दूसरे कंट्री कॉलोनी वहां माइग्रेट कर गए। और आप बोलोगे इतने सारे लोग क्यों जा रहे हैं, वहां पे एक अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस चल रहा है। तो और बहुत बड़ा इशू बन गया था यूरोप में, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी अभी वो लोग एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट बहुत चल रहा है। वो लोग ऑलरेडी वहां पे बॉर्डर्स क्लोज कर रहे हैं, राइट विंग गवर्नमेंट का राइज हो रहा है कि भाई इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, इन्वेजन ऑफ यूरोप बोल रहे हैं उसको। तो उसको इतना ज्यादा वायरल हुआ कि इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, हम आपका शेंगेन वीजा हटा देंगे। मध्य प्रदेश के नरसिंगापुर में दारू माफिया ने सरेंडर कर दिया क्योंकि उसके ऊपर पुलिस ने
इनाम रखा था। आप बोलोगे तो अच्छी बात है ना, पुलिस इनाम रखेगी तो माफिया का कद तो बढ़ता है। कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 1 रुपए का। दरअसल मामला है जनवरी महीने का, जब पुलिस ने एक थार गाड़ी से 2000 बोतल इल्लीगल दारू पकड़ी थी। मौके पर 2 आरोपी पकड़े गए, लेकिन उनका सरगना धनराज लोधी फरार रहा। तो पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाले के लिए पूरा 1 रुपए का इनाम रखा। तो सरगना को गुस्सा है कि पुलिस ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या तो इनाम रखते नहीं और रखते तो 1 रुपए का इनाम। शायद उसे यही पूछने के लिए सरेंडर कर दिया। MP is not even for experts। देखो, नॉनसेंस न्यूज में यूपी बिहार का हमेशा से कंपटीशन रहा है, लेकिन ये जो धीरे धीरे से MP बिल्कुल ओवरटेक कर रहा है, नोटिस कर रहे हो ना दोस्तों? मेल फ्रेजाइल ईगो, फ्रेजाइल थोड़ी है इसमें। मैं तो सोच रहा हूँ उस बेचारे का क्या होगा जिसको 1 रुपए का इनाम मिलेगा। उसमें भी पुलिस रिश्वत लेगी अठन्नी, और फिर उस पर निर्मलता ही टैक्स काट लेगी। बट थैंकफुली MP है तो उसने सरेंडर कर दिया। बिहार होता तो नहीं, बिहार नहीं होता, बिहार बस हवा निकल गई। आजकल बिहार पे जोक नहीं मार सकते, प्यारे बिहारी गुस्सा हो जाते हैं। सार्थक गोस्वामी मादर। अगली खबर सुनो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से। यहाँ पर 8वीं कक्षा के एक बच्चे ने गाली दे दी। आई डोंट नो व्हाई दैट्स अ न्यूज, मैं तो 6th क्लास से दे रहा था। इसके बाद इसने गाली दी, किसी बच्चे ने कंप्लेंट कर दी होगी, सर ही इज अब्यूजिंग मी। तो सर ने बुलाया और सर ने उसको एज पनिशमेंट बोला कि बेटा कौन सी गाली दी थी? सर माँ की गाली, इधर आ। और उससे वही गाली 200 बार इस पनिशमेंट लिखवाई। 100 बार हिंदी में, 100 बार इंग्लिश में, और अभी तुम माथा मत पकड़ो। उसके बाद जिस कॉपी पे वो गाली लिखवाई, बोला अगले दिन जाओ पेरेंट्स से साइन करवा के लेके आना। इसकी प्रेरणा मैडम द्वारा ये देखिए ये गाली लिखवाई गई है और बोले हैं पेरेंट्स के दस्तखत करवा के लाइए। पापा वो टीचर ने कुछ बाद में फैमिली ने मैनेजमेंट से कंप्लेंट की, टीचर को टर्मिनेट कर दिया गया और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस पे इंक्वायरी भी बिठाई। कांग्रेस के नेता ने इस पे कमेंट करा है। अच्छा, कांग्रेस के नेता ने इस पे स्टेटमेंट दिया है? नहीं, उनको तो गाली खाने का एक्सपीरियंस है ना। हाँ, नए युग का नया तरीका है। मैंने सुना कि बच्चे भद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, टीचर भी उनसे कह रहे हैं कि वही करो, अपने माता पिता को बता के आओ। ये हो सकता है माता पिता को शर्मिंदा करने के लिए एक नया तरीका। इसमें तरीका क्या है? एक तो मुझे समझ में नहीं आता ना, कभी कभी ना जैसी चीज कोई कांड होता ना और ये बड़ों पे जाता है, ये लोग पगला जाते। इनको लगता है कि कुछ एक्शन लेंगे तो कूल लगेंगे, चाहे वो कितनी घटिया बात हो। अब इस पे इंक्वायरी बिठा दी है। क्या इंक्वायरी बिठाओगे? क्या पूछोगे? कौन सी गाली लिखी, कौन से फॉन्ट में लिखी, उसके सिलेबल क्या थे, कि माँ की लिखी तो बहन की क्यों नहीं लिखी, फुल स्टॉप है कि मात्रा थी कि उसमें नहीं थी, और एक बच्चा अगर 200 बार माँ की गाली लिखता है तो उसकी साइकी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। बहन, अबे क्लास में गाली दी, डांटो, खत्म करो। ये क्या पनिशमेंट दो, बाप से साइन करवाओ, इंक्वायरी बिठाओ। तुम लोग थोड़े से, 1 सेकंड, उसने गाली दी, उस पर इंक्वायरी बैठी। तुम ये भी तो पूछो, क्या पता तुम्हारी तरह सामने वाले ने गाली खाने के काम भी किए हो। ये इसकी इंक्वायरी कौन बिठाएगा? पहले से स्टूडेंट की सभी सब्जेक्ट की नोटबुक चेक की जाए, ये सभी सब्जेक्ट का क्लास वर्क एंड होमवर्क कंप्लीट है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? क्या चेक कर रहे थे तुम भाई? मुझे सही बताओ, मतलब मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ। मैं आई वुड लेट इट गो। क्या कर रहे थे कि गाली दी? अच्छा, देखिए बेटा, आपने इसमें ना चा में छोटे ऊ की मात्रा लाई, बड़े ऊ की मात्रा लगती तो और सेम गाली लिखवाई। कम से कम ऐसे बोलते ना कि सुनो 20 एक, 50 दूसरी, तीसरी, तो बच्चे की क्रिएटिविटी सामने आती है ना। पहले माँ, बहन, पापा, ताऊ, फूफा, 180वें बार तक तो चचिया ससुर पे पहुंच जाता। आपने कभी सुना है किसी को कॉलेज का एडमिशन मिला हो कॉलेज की वेबसाइट हैक करके? What the खबर है IIT कानपुर से, जहां पे वो बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी का एक कोर्स लॉन्च कर रहे थे। तो एक बच्चे ने अप्लाई किया, उसने फीस भरी, उसने अपने प्रोजेक्ट सबमिट किए, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में इनफ एक्सपीरियंस ना हो पाने की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हें वाइवा नहीं पसंद, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। तो साइबर सिक्योरिटी में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसने साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत कॉलेज की वेबसाइट ही हैक कर दी। बेटा मौज कर दी, वाह शेर तुम तो। IIT कानपुर और IIT मद्रास की वेबसाइट हैक करके लिख दिया, साइट इज हैक्ड, आई जस्ट नीड अ फेयर चांस। कॉलेज के प्रोफेसरों, इसको उठा के सिर्फ एडमिशन नहीं देना है, इसको आपने सीधा टीचर बनाना है। एंड टर्न्स आउट इट वर्कड। वेबसाइट हैक होने के बाद कॉलेज वालों ने उसकी एप्लीकेशन कंसीडर कर ली। भाई ये साइबर सिक्योरिटी का है, यहां पर आप स्किल्स दिखा के एडमिशन ले सकते हो। नीट वाले बच्चों तुम इंस्पिरेशन मत लेना, वरना किसी का पेट खोल के कह रहे कि आप डॉक्टरी सिखा दो, वरना हर कोई प्रोटेस्टर पीट देगा और कहेगा अब मैं पुलिस में भर्ती के लिए रेडी। ब्रो नीड्स टू गेट इन MIT फॉर रियल।
पक्का जनरल कैटेगरी का होगा। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज लाइक जरूर कर देना। अगर कुछ मिस हो गया हो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड हम उसको अगले हफ्ते कवर करने की कोशिश करेंगे। बाय द वे अगले हफ्ते कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे, बहुत टाइम से हम लोग ये शो कर रहे हैं एंड यार ठीक है, टाइम से क्या सालों सालों से उसको कर रहे हैं, कभी छुट्टी नहीं ली उसकी। एंड अब मुझे लगता है कि यार एक ऐसा हफ्ता होना चाहिए वेयर यू नो आई शुड टेक अ ब्रेक। तो नेक्स्ट वीक वी वोंट बी डूइंग द संडे शो, आई जस्ट गो ऑन अ ब्रेक, टेक अ चिल पिल, छुट्टी बिचेस। बट मिलेंगे उसके अगले हफ्ते। तब तक कीवी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, जाओ डाउनलोड करो एंड पे ऑल योर यूपीआई ट्रांजैक्शन वाया कीवी यूपीआई क्रेडिट कार्ड. Get 1.5 minimum real cashback on every transaction. I'll see you in the next week. Till then, tata, bye bye, take care and don't forget to again फिर वही है ना, next week इतना चढ़ गया, नहीं no next week. Next week your bro is on छुट्टी. देश संकट में हो, कहीं भी हो, मैं तो नहीं हूँ. अच्छा. तो yeah, take tata, bye bye, take care and don't forget to like, subscribe and share.